नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा जाता है कि आइडियाज़ आर इजी, इट इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ द आइडियाज़ दैट सेपरेट्स द शीप फ्रॉम द गॉड्स। आज जिस विषय को हम बात करने इस कार्यक्रम के माध्यम से जा रहे हैं वह इस शीप यानी भेड़ पालन से संबंधित है। भेड़ पालन में स्वरोजगार की क्या संभावनाएं हैं और इसमें क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित हैं श्री जयसिंह जी। जयसिंह जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद सर। दर्शकों, हम आपको बता देते हैं कि जयसिंह जी एक प्रगतिशील, हम इन्हें किसान की संज्ञा भी दे सकते हैं और भेड़ पालक तो है ही है। यह जिला चंबा की तहसील होली के ग्राम पंचायत द्योली से संबंध रखते हैं और जैसा कि चंबा हमारा जनजातीय क्षेत्र में आता है और इतने दूर दराज क्षेत्र से आज हमारे स्टूडियो में ये बतौर विशेषज्ञ आए हैं, एक बार हम इनका पुनः अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जयसिंह जी, आज का विषय थोड़ा हमारा हटके है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, ठीक है, कई विषयों पर हमने चर्चा की जी। लेकिन आज हमने भेड़ पालन को इस दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए लाया है क्योंकि देखिए बेरोजगारी बहुत है और जी सर, जो प्रथम हमारा चरण रहता है, ये सभी माँ बाप की एक अपेक्षा भी होती है, आकांक्षा भी होती है कि मेरा बच्चा सरकारी रोजगार की तरफ बढ़े जी। और ऐसा नहीं, जाते भी हैं बच्चे, लेकिन यदि सरकारी रोजगार ना मिले जी तो कोई चिंता का विषय नहीं होना चाहिए क्योंकि स्वरोजगार में भी, क्योंकि देखिए आपने भी तो स्वरोजगार के माध्यम से इस व्यवसाय को अपनाया है, अपने परिवार का भरण पोषण आप कर रहे हैं। कठिनाइयाँ ज़रूर है, हमने तभी इसका दूसरा घटक समस्या भी रखा हुआ है। जी सर। मैं सर्वप्रथम आपसे जानना चाहूँगा जी सर कि आपने जी भेड़ पालन को ही क्यों व्यवसाय के रूप में चुना? सर, ऐसा है, एक तो मैं ऑल ओवर मेरे जो भेड़ पालक हैं उनको भी मैं अवगत कराऊंगा उनके बारे में भी, और मैं ज़्यादातर अपनी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि हम कैसे कहाँ से स्टैंड हुए। वैसे तो ये भेड़ पालन जो था ये हमारा पुश्तैनी धंधा है जी। और हम फार्मर भी है, खेती बाड़ी भी करते हैं, पर ये है कि जो बाहर का जो भी कुछ हो, जैसे कोई पैसे का जरिया है हमारा, वो यही था इस व्यवसाय से, भेड़ पालन से ही हमारा ये पैसे का जो जरिया था। तो हम सब 4 भाई हैं जी। मेरे पिताजी लंबरदार थे और उनके नौकर चराते थे भेड़ बकरी ना जी। तो जब से मैं 5 जमाती पढ़ा हूँ जी। हाँ, जमाती बोलते हैं ना भाई, 5 कक्षा पढ़ा हूँ मैं। जी। तो उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरे को भेड़ों के पास भेज दिया। जी। तो मैं भेड़ों के पास चले गया। जब मैं भेड़ों के पास चले गया ना, तो वो दिन दुगना रात चौगुना वो बढ़ने लग पड़ी भेड़ें। 50 भेड़ें थी, वो इतनी तीव्र गति से बढ़ने लगी कि हमारा जो परिवार था वो भी उससे विकसित हो गया। हम 4 भाई, मेरे से छोटा जो है वो आजकल बागबान है। हमारे पास अब हमारी सेपरेशन हो गई है तो करीबन 500 के करीब हमारे पास सेब के पौधे भी हैं, तो कुछ कीवियाँ भी है। तो और आज की एक हम मेरा ब्रदर जो है, मेरे से छोटा जो है वो बागबान है, उससे छोटा जो है वो आजकल एनिमल हस्बेंड्री में डिप्टी डायरेक्टर है जी। और उससे छोटा जो है वो पालमपुर में वकील है जी। तो हमने कभी भी कोई दिहाड़ी नहीं किया है,
ना तो कोई ठेकेदारी की है। जी। हमने सिर्फ इसी व्यवसाय से उठे हैं। मतलब जैसे जी आपके कहने का मतलब है कि आपने इसको पुश्तैनी जी पुश्तैनी व्यवसाय की, क्योंकि पिताजी करते थे, जी 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 उसी को आपने आगे अपना। जी। देखिए जय सिंह जी की बातों से एक सरलता, एक बात मुझे याद आती है कि द लव ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स इज द नोबल एट्रीब्यूट ऑफ द मैन। कितनी सरलता है इनकी, इन्होंने किसी बात को अपनी नहीं छुपाया। स्वागत और प्रशंसा के पात्र हैं आप जय सिंह जी। अब मैं आता हूं, क्योंकि आज के विषय की ओर रुख करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जब इसको कोई भी हमारा जो किसान, बागवान जी या कोई भी बेरोजगार युवा हाँ, इस ओर करता आना है, चाहता है, करना चाहता है, उसके मन में एक जागरूकता रहेगी। जागरूकता इस दृष्टिकोण से रहेगी जय सिंह जी, जी एक हमारे मन में, जिसे हम बोल सकते हैं चाहे भ्रम मान लीजिए जी या किंवदंती जी, मान लीजिए जी, या इसको हम एक जिसको कहते हैं कि डेडलाइन पॉइंट मान लीजिए जी, कि भेड़ पालक गद्दी समुदायों का नहीं ऐसा या नहीं, चंबा से नहीं, या लाहौल स्पीति क्षेत्र से इस संबंधित, इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैं इस पे स्पष्टीकरण चाहूँगा। इसको तो हिमाचल प्रदेश या और वर्ग में, यानी कि हमारे हिंदुस्तान में कोई भी कर सकता है। जी। जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में हो रहा है ये व्यवसाय, पंजाब में हो सकता है, हो रहा है, हो नहीं सकता, हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। तो अब मैंने तो हालांकि कन्याकुमारी में भी बड़े बड़े फ्लॉक देखे हैं, और महाराष्ट्र में इतने, आंध्रा में इतने, ये हमारा इतना भेड़ बकरी है कि कोई अंत नहीं है जिसका, बहुत ज़्यादा तो बड़े बड़े आपके कहने का मतलब है कि ये क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं है, नहीं है, ये संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में आज किया जा रहा है। क्षेत्र विशेष में जो है वो एक गमंतु का, इसमें इसकी रूपरेखा जो है वो गमंतु में, जैसे हम हिल एरिया को ले जाते हैं इनको, तो हमारे को विंटर सीजन में नीचे क्षेत्रों में आना पड़ता है, पर जो हमारे ऑल ओवर जो हमारे हिमाचल के लोग हैं उनको तो ये दिक्कत ही नहीं है। अब जय सिंह जी, मैं आपके ही उत्तर से एक आपसे प्रश्न जुड़ता करना चाहूँ। आपने कहा घुमंतु शब्द, आपने कहा कि हमें जो है इसमें पलायन करना पड़ता है जी। इस पर भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण दीजिए, क्यों ऐसी परिस्थितियां बनती है कि वो आप अपने क्षेत्र, विशेष क्षेत्र में रह करके ही इसका पालन नहीं कर पाते हैं और आप लोगों को अन्य जिलों की ओर पलायन करना पड़ता है, इसके पीछे क्या कारण रहते हैं? इसमें सर ऐसा है कि जब से विंटर सीजन शुरू हो जाता है, मान लो सितंबर या अगस्त के बाद, अगस्त सितंबर के बाद, तो वहाँ का जो ग्रास होता है वो सूखने शुरू हो जाता है, उसकी गारंटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, सूखने शुरू हो जाता है। और दूसरा है क्या होता है कि हमारे इलाका में स्नोफॉल होता है जी, कहने का मतलब बर्फ़ पड़ता है, तो उससे खतरा हो जाता है और सारी पहाड़ियाँ जो हमारी वो बर्फ़ से ढक जाती है, इसलिए हमारे को प्लान करना पड़ता है निचले क्षेत्रों में। फिर हम 5-6 महीने जो है वो निचले क्षेत्रों में अपना गुजारा, जैसे मान लिया डिस्ट्रिक्ट चंबा से चलते हैं, हिल एरिया से चलते हैं तो कांगड़ा को आ जाते हैं, कुछ हमीरपुर को निकलते हैं, कुछ उन्ना को निकलते हैं, कुछ बिलासपुर को निकलते हैं, कुछ सोलन को, ऐसे ऐसे हम इन निचले क्षेत्रों में गुजारा करते हैं। आपके कहने का मतलब है कि जब वातावरण की और क्लाइमेट की परिस्थितियां प्रतिकूल होती है जी, उन परिस्थितियों में आपको पलायन करना पड़ता है। वो हमारी मजबूरी है, वो आपकी एक मजबूरी है जी। अब हम रोजगार से संबंधित जो आज का हमारे जी सर, महत्वपूर्ण घटक है आज के विषय का, मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष इसको रोजगार के रूप में अपनाना चाहता है। जी सर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी भेड़ों की ऐसी किस्में होती है जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से जिनका पालन करके उसमें आर्थिकी को सुनिश्चित और सुदृढ़ किया जा सकता है। जय सिंह जी, इस पर बताइए। ऐसा है कि हमारे इस हिमाचल प्रदेश में पहले संकर नस्ल की भेड़ें होती थी जी, जिनका वेट जो है वो 12-15 किलो होता था, तो 12-15 किलो होता था, और उनकी ऊन जो थी उनके पास, वो उसका जो माइक्रो रेशा होता था वो भी बड़ा मोटा होता था। तो सरकार ने क्या किया कि हमारे को बाहर से, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी या अमेरिका, वहाँ से रेम लाए हमारे को और दिए। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे को 100% जो है ना वो तो हमारे हिल एरिया में
अप्रूव नहीं कर सकती, पर ये जरूर है कि हम इनके 75% या 80% जो है ना वो हमने तैयार की, मेरे पास है 75% जो है ना क्रॉस ब्रीड मेरे पास है। जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये तो आपने ब्रीड्स की बात करी कि कुछ तो अपनी थी, जी कुछ बाहर से लाई गई। जी। अब देखिए, जो एक हमारी मानसिकता भी है। नहीं, बाहर से तो सारा हम रेम प्रोवाइड किए सरकार ने हमारे को, बाकी तो मेरा हमारे पास। जयसिंह जी, मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ जी, देखिए, हमारी एक मानसिकता है जो हम समझते हैं कि भेड़ पालन केवल ऊन के लिए किया जाता है, तो क्या व्यावसायिक दृष्टिकोण से केवल इनसे ऊन ही प्राप्त की जाती है कि अन्यत्र भी इसका कोई जो नहीं है? नहीं सर जी इससे तो कई चीजें मिलती है। जी एक तो इससे ऊन मिलती है, जी नंबर 2 इससे मटन मिलता है जी। जब कहीं भी बेच दो इसको, इसकी कोई मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। नंबर 3 इससे जो इसकी मंगनी होती है ना वो खाद के काम आती है, जी यानी कि इसका जो ये है ना मंगनी है ना वो भी खाद के काम आती है जी। और कहते हैं उससे भूमि की उर्वरकता बहुत बढ़ती है, उपजाऊपन बहुत बढ़ता उपजाऊ होती है जी। इसका जो मल मूत्र होता है ना उससे भी बहुत ज़्यादा ये उपजाऊ धरती होती है। और उसके उपरांत जब हम फॉरेस्ट लैंड में यानी कि ग्रेजिंग करते हैं ना, गवर्नमेंट के जंगलों में ग्रेजिंग करते हैं, तो गवर्नमेंट के जंगलों में जब ग्रेजिंग करते हैं तो इनकी खुर्टियों के साथ उसमें ऐसे कारण होते हैं कि उससे जब उसकी क्रॉलिंग होती है, इनके खुदाई होती है जंगलों की ना जब चलती है जी तो उसमें कई किस्म के बीज जो मौसम बरसात में वो उग पड़ते हैं जी ये जंगलों को भी। और इतना भी नहीं, जब हम पहाड़ों में चले जाते हैं तो महोदय जब वहाँ पर जो इनकी मंगनी होती है वो पानी में स्लाइड हो करके जी। ये जो नीचे वाले क्षेत्र है हमारे जैसे पंजाब हरियाणा वगैरह जो क्षेत्र है, इसमें जो उसका जो पानी है वो जमीन में लगता है, तो इससे फसल में भी बहुत बढ़ोतरी मतलब होती आपका है। कहने का मतलब है कि जो भूमि की उत्पादन क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। इसमें कोई एक फायदा नहीं है, कई प्रकार के फायदे हैं जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो इसको रोजगार के रूप में अपनाना चाहता है जी, उसके मन में दो बातें रही। एक तो जो आपने घुमंतू वाली बात करी जी। क्या ये हमेशा जो है घूमने वाला ही व्यवसाय है या किसी अन्यत्र माध्यम से भी जो है बाड़ों के अंदर ये बीज का जो है पालन करके व्यवसाय के रूप में, इस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण दें। महोदय ऐसा नहीं, अगर बाड़े में करें कोई सबसे बेटर है, फिर तो उसको ना तो कोई ऐसे हमारे जैसे पैंथर की ये रीछ भालुओं की भी ये होती है, कई कोई फॉक्स जैसे गिदड़ वगैरह वो भी कई ऐसे आवारा कुत्ते होते हैं उनसे वो भी नुकसान करते हैं। तो बाड़ों में तो नुकसान नहीं होगा और बाड़ों में बहुत ज़्यादा इससे इनकम होगी, क्योंकि जैसे मान लिया अगर कोई भी अगर 20 भेड़ें ले लेता है तो कोई ऐसी बात भी नहीं है, सरकार जो है वो 1-2 लाख रुपए जो इस टाइम पर वो लोन दे रही है और सरकार जो है वो क्लस्टर भी दे रही है, जिम्मेदारों फार्मरों को क्लस्टर भी दे रही है। मेरा आपके कहने का है कि या तो इसको कोई इंडिविजुअल करना चाहे या स्वयं सहायता समूह बना करके करना चाहे, बड़े मजे से सेल्फ हेल्पिंग। और बाड़े में तो इतना कर सकते हैं, जैसे मान लिया 20 भेड़ें ले लिए तो वो 20 भेड़ें जैसे बच्चा देने वाली है, बच्चा देने वाली 20 भेड़ें ले लिए मान लो तो 40 हो गई। 40 से यानी कि 5% अगर कैजुअलिटी भी रख लो, 40 नहीं 35 रखो, तो उसके बाद वो 6 महीने में दोबारा फिर इनसे बच्चा ले सकता है। और कई भेड़ें जो है वो 2-2 बच्चे भी देती है जी। ये जो क्रॉस ब्रीड की नस्लें हैं इसमें 2-2 बच्चे ज़्यादातर देती है भेड़ें। तो कहने का मतलब है कि साल में वो 40-50 भेड़ें बड़े आराम से कर सकता है। जयसिंह जी, मेरा इसी से जुड़ता आपसे जो अगला प्रश्न है, जो भी इसको रोजगार के रूप में अपनाना चाहता है जी प्रारंभिक स्तर पर, जी क्योंकि देखिए किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जी अपने पास कुछ ना कुछ धनराशि का होना बहुत आवश्यक है। जी। आपने कह दिया कि सरकार भी देती है जी। क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी अगर प्रारंभिक स्तर पर करना चाहे तो क्या कितनी भेड़ों से प्रारंभ करे, या जैसे आप
जैसे पुश्तैनी इसको करते आ रहे हैं, जी जी आपके माध्यम से कोई जानकारी या जो और भी भेड़ पालक है किस तरीके से इसको प्रारंभिक, क्योंकि देखिए किसी भी रोजगार को प्रारंभ करने में एक दिक्कत रहती है आर्थिक रूप से सुदृढ़ीकरण होना, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा सर कि आज की हमारे युवा जो है वो ज़्यादातर, मैं ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा तो ज़्यादातर बद्दी बरोटी वाला को दौड़ रहे हैं, फैक्ट्रियों को दौड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और वहाँ पर 8-9-10 हज़ार के करीब उनको पैसा मिल रहा है सैलरी, और उनका पैसा जो है उनको सब कुछ किराया के लिए, वो उसको मकान भी चाहिए, क्वार्टर भी चाहिए, बिजली पानी सब कुछ चाहिए, उसको गैस सिलेंडर सब कुछ चाहिए, उसका जो खुद अपना ही खर्चा हो रहा है। उसके उपरांत वो लोग जो है वो नशे के शिकार भी हो रहे हैं, वो नशे के शिकार भी हो रहे हैं। हमने तो देखा नहीं, पर वो चिट्टा चिट्टा क्या होता है वो आज के डेट में वो हमारे तो यानी कि पूरे प्रदेश में इसका चिट्टा चिट्टा ही बोल रहे हैं। हमने तो देखा भी नहीं ना, तो मेरे आज दिन तक मेरे भेड़ पालकों ने किसी ने ये लिया होगा, मैंने आज दिन तक भेड़ पालकों के पास नहीं इस तरह की गतिविधि को नहीं। आपके कहने का मतलब है कि यदि इस रोजगार की तो हमारे पास जिनके पास फ्लॉक है, सैकड़ों फ्लॉक है, उनके पास आ जाएं वो, तो हम जैसे मान लिया कि उनको 1 साल की या 2 साल की बात करते हैं, तो 2 साल की जैसे मान लिया हमने उनको 30 भेड़ें दे दी जी, तो 30 भेड़ें में से मान लिया उनके पास 5% चलो कैजुअल्टी होगी, तब भी उनको अगर 25 बच्चे आ गए, उनको 55 हो गया जी, तो 55 हो गया। उस 1 साल में रखो 55 हो, कुछ उसने बेच लिया और कुछ वो एडवांस भी ले लेते हैं हमारे से, तो यानी कि वो 2 साल की जब बात करते हैं तो वो 3 कम से कम वो उसमें कोई 30 बेच भी देते हैं, तो भी उसके बाद उसके पास 80% यानी कि 80-90 जो है वो उनके पास भेड़ें होती है जी। अगर वो एकदम भी 2 साल के बाद उसको बेच दें, छुट्टी भी देते हैं हम, महीना 1 साल की देते हैं, 2 महीने छुट्टी भी देते हैं, बाकी और जो परेशानियां होती है किसी को उसके मुताबिक भी बेचते हैं हम। मतलब जैसे कि आपने कहा कि यदि मान लीजिए किसी के पास प्रारंभिक स्तर पर अपने पास पैसा इस व्यवसाय में लगाने को नहीं है जी, या तो उसके पास एक पहलू है कि वो सरकार के माध्यम से अनुदान लेकर के करे, उसमें औपचारिकताएं रहती है, लेकिन जो आपने एक सरल तरीका बताया कि जैसे आप जैसे बड़े भेड़ पालक जो है उनसे संपर्क करके उनके पास आकर के, तो मैं समझता हूँ ये तो एक जिसे कहते हैं कि वो जैसे कहते हैं ना जीरो अकाउंट से एक अकाउंट खोलने वाला, जीरो अमाउंट से, तो ये तो प्रारंभिक स्तर पर शून्य से प्रारंभ करने वाली बात है सर। इसमें कई कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, हमारे 2-2 साल में 2-2 साल की बात कर रहे हैं, और उसके बाद उसका जो जैसे मान लिया 1.5-2 लाख रुपए 1 साल का यानी कि आता है, तो उसके बाद उसका जो घर की जीविका वो भी चल पड़ती है। उसके बाद जो इकट्ठा होता है, जैसे मान लिया 2 साल की उनके पास 80 भेड़ें हैं जी, तो मान लिया अगर 12,000 रुपये तो अमूमन रेट या 15,000 है जी, तो अगर 15,000 के हिसाब से उसको अकाउंट करो, 80 को 15 नहीं आप 10 के हिसाब से करो, जी बिल्कुल सही कहा, तो भी यानी कि 8 लाख रुपए बनता है जी। उसको ले करके वो अपना कोई नहीं कोई धंधा कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है इससे वो अपने स्वरोजगार में स्वावलंबी बन सकता है। इसमें इतना किसी भी धंधे में फायदा नहीं है जितना तो सरकार ने भी ऐसा बोला था जी कि हम जिम्मेदारों की आय जो है वो दुगनी करेंगे जी, तो बाकी तो सरकार को भी कोई ऐसा ये नहीं, क्योंकि सरकार के पास भी बड़े बड़े खोपड़े वाले बैठे हुए हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ है, वैज्ञानिक है, तो उन्होंने देखा कि बाकी तो दुगनी आय किसी धंधे में होगी नहीं जी, तो ये ही जरिया है कि इससे दुगना आय हो सकती है जी, बिल्कुल सही आज की डेट में। और सरकार की केंद्र सरकार की योजनाएं भी हैं, जिसे एक तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन कहते हैं, दूसरा जो है इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम बोलते हैं, तो इन योजनाओं के माध्यम से भी जो है प्रेरणा दी जा रही है। जय सिंह जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न, आपने कहा कि आप लोग घुमंतुओं में आते हैं जी, जब आप दूसरे जिलों में पलायन करते हैं जी, तो क्या आपको उन संबंधित जिलों में जहां पर आप अपनी भेड़ों को लेकर के जाएंगे किसी तरह का कोई परमिट लेना पड़ता है, कोई वहां से अनापत्ति प्रमाण पत्र, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है,
कोई परमिट जो होते हैं हमारे, वो तो हम जैसे मान लिया कि हम वैसे अब तो सरकार ने एक ही परमिट कर दिया ऑल हिमाचल का, जी, ऑल हिमाचल का। पर इतना जरूर है कि हमारे जो पास्चर लैंड है, चारागाह है, वो जैसे बरसात का मौसम, बरसात में है या विंटर सीजन में है, उनका परमिट होता है। और हमारे वो एरिए होते हैं और वो फॉरेस्ट में उनके वो सेटलमेंट होता है, उसका सेटलमेंट होता है। वो कोई ये ऐसा नहीं होता है कि वो ऐसे फर्दरी, उसको बिल्कुल रियल और उसके राइट्स जो होते हैं हमारे, वो फादर राइट्स होते हैं, राइट्स होते हैं जी बिल्कुल। जब हम रास्ते में चलते हैं तो रास्ते में हमारे को जो है वो राहदारी जो फ्री होती है जी, जहाँ मर्जी वहाँ वो डेरा लगा सकते हैं, किसी का नुकसान नहीं हो, जी, बाकी वो डेरा लगा सकते लगा हैं, सकते हैं, लगा जी, सकते जी, हैं। बिल्कुल। पर इतना जरूर है कि 2 सीजन में हम अपने ही क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पर हमारा परमिट है वहाँ पर ही हम यानी कि उनको ये रख सकते हैं। जय सिंह जी, प्रश्न मेरे जहन में बहुत है और दर्शकों के मन में भी बहुत अपेक्षा और जिज्ञासाएं हैं। जी सर। समय का अभाव है क्योंकि कार्यक्रम ठीक, जिसे कहते हैं बहुत ही एक संक्षिप्त ठीक समय है, के अंदर हमें ठीक, करना होता है। जी, जी सर। इसका आज के विषय का दूसरा घटक है समस्याएं। और मुझे मालूम हुआ है कि आप अपने क्षेत्र में बीडीसी में भी रहे हैं, वूल फेडरेशन में भी आपने नुमाइंदगी करी है। जी, मैं आपसे, जी सर। चाहे उन समझ लीजिए बतौर उनके रिप्रेजेंटेटिव, जी, जी। चाहे गद्दी पालकों के रिप्रेजेंटेटिव, जी, जी। एक मैं, क्योंकि देखिए जब आप इस व्यवसाय को कर रहे हैं तो समस्याओं से भी आपको अवश्य जूझना पड़ा होगा। जी, कौन कौन सी चुनौती और समस्याएं आप देखते आ रहे हैं? समस्याएं तो आती है, हर वो घर में भी होती है। समस्याएं तो कई बार हमारे को, जैसे भेड़ों को बीमारियां पड़ जाती है, जी, तो हमारे पास एनिमल, सरकार की एनिमल हस्बेंड्री से हमारे को वो बहुत इनके फैसिलिटी मिलती है। तो जैसे हमने उसकी शेयरिंग करनी होती है, भेड़ों की ऊन उतारनी होती है, जी, तो हमारे सरकार ने एक वूल फेडरेशन का गठन कर रखा है। तो वूल फेडरेशन के द्वारा हमारे को मशीनें प्रोवाइड करते हैं, वो आदमी बेचते हैं और प्रोवाइड करते हैं, वो भी है। जय सिंह जी, उसके लिए औपचारिकताएं क्या रहती है? जैसे आपने मान लीजिए जैसे कहा मशीनें लेनी है या आपको जो है ये पशुपालन विभाग से संबंधित है, तो किस तरीके की कोई इसमें औपचारिकताएं रहती है? कोई आपको वहाँ पर कोई प्रार्थना पत्र देना पड़ता है? किस तरह से आप संपर्क करते हैं वहाँ पर, किस माध्यम से संपर्क करते हैं? ऐसा भी नहीं है, सरकार खुद भी करती है, पर हमारे को ये नहीं कि उसके नंबर होते हैं उनके पास ना। जैसे वूल फेडरेशन से हम संपर्क करते हैं कि हमारे को मशीनें भेजो और हमारा जो है वो भेड़ें की शेयरिंग कर लो, जी, और उसके बाद वो उनको भी ले जाते हैं। पर कुछ इसमें ये भी है ना कि हमारे को कुछ समस्याएं ये है कि सरकार जो है ना, मैं चाहूँगा आप बोलिए, जी, क्योंकि देखिए ये देखिए हर चीज़ के जहाँ सकारात्मकता है वहाँ नकारात्मकता भी है। हम ये भी अब प्रश्न कर रहे हैं सरकार से जी, कि सीप सिर दे रहे हैं हमारे को, मशीनें भी दे रहे हैं, सीप सिर भी दे रहे हैं और शेयरिंग भी करवा रहे हैं, लेकिन ऊन की कीमत कहीं कम दे रहे हैं, ये मेरे कम दे रहे, कम भी दे रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमारी समस्या है कि हमारे को समय नहीं होता, इतना कम होते हम, इसलिए हमारे को अगर 1-2 सीप सिर के साथ एक वूल ग्रेडर की भी समस्या है। एक वूल ग्रेडर भी हो, जब उसकी एक भेड़ की जब शेयरिंग होती है ना, तो वो जो ग्रेडर होता है वो अपने यानी कि वो जो गलत ऊन है वो यानी कि वैरायटी की ऊन अलग कर दे उस टाइम पर। तो वैरायटी की ऊन अगर जब अलग कर दे तो फिर उसका, जैसे मान लिया कि वो जो बढ़िया ऊन है उसका रेट्स वो बढ़ जाएगा, जो घटिया ऊन है उसका घट जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है हमें। बिल्कुल ये हमारे को यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, इसमें सुधार नहीं हुआ हमारे में, सुधार नहीं हुआ कि देसी घी और डालडा घी का कहीं ना कहीं अंतराल नहीं समझ पाया। ये इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये तो हमारा यानी कि राजस्थान या वर्ल्ड स्टेटों के साथ हमारा कंपटीशन है कि हमारा जो भेड़ बकरी का जो मटन है ना, ये भी और दूध भी बाकी ये स्टेटों के साथ नहीं लगता है। हमारा जो हिमाचल प्रदेश की या उत्तराखंड का जो है, क्योंकि हिल एरिया को जाती है, कई प्रकार की जड़ी बूटियां खाती है हमारी भेड़ बकरी जो है। जी बिल्कुल सही। जी, पर
इसका कोई ये नहीं हुआ, किसी विशेषज्ञ ने कोई ऐसा नहीं किया कि हाँ कि इसकी क्वालिटी बनाई। जी बिल्कुल सही कहा। हैं? जैसे बोलते हैं कि जैविक है भाई, कई फ्रूट को संज्ञा देते हैं कि ये फ्रूट जो वो फल जो हमारा बिल्कुल सही जैविक कहा, है, ये नेचुरल फार्मिंग का है या ऑर्गेनिक हाँ जी, फार्मिंग का है। पर उसकी जब मशीन ही नहीं है, बिल्कुल उसका सही टेस्ट कहा। ही नहीं हुआ। मतलब आपके कहने का मतलब है इसमें भी कोई ना कोई ग्रेडिंग का होना चाहिए, पैमाना होना चाहिए, कोई होना मापदंड निर्धारित होने चाहिए। जी, बिल्कुल सही ये कहा होना आपने। चाहिए, बिल्कुल और उसको हम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। वो तो बड़े बड़े विशेषज्ञों का बिल्कुल सही कहा। और आपने कहा कि अगर हम एक ही नज़रिए से उसको देखेंगे तो उसमें जो है कहीं पर ये मापदंड सुनिश्चित नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पा रहा, जी बिल्कुल सही नहीं कहा हो पा आपने। रहा है जी। ना। हैं? मैं आपसे अंत में जो जानना चाहूँगा बहुत जी। संक्षिप्त में कि देखिए जब कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें श्रम और मार्केटिंग जी दोनों लेबर की भी दिक्कत आती है, इस पर क्या बहुत संक्षिप्त है क्योंकि समय का। नहीं, लेबर की तो हमारे को दिक्कत है ही है, जी दिक्कत है ये, क्योंकि हमारे युवाओं में अंधेरा है, हमारी तरफ नहीं आ रहे हैं, फैक्ट्री की तरफ भाग बिल्कुल रहे सही कहा, हैं। ये तो आपने बात हैं? की। ये अंधेरा, जी। पर मार्केटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। मार्केटिंग में अब मेरे पास यानी कि 1000 भेड़े हैं इस टाइम पर, जी अगर मैं इस टाइम पर एक फोन कर दूं ना, जी तो कल को 20 कसाई मेरे जो डेरे पहुंच जाएंगे। जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। और मुझे मार्केटिंग करने में कोई मतलब, और मैं कहूँगा भाई नहीं, ये जो जानवर है ये मैंने ये 15,000 से कम नहीं देना जी। है, तो वो मेरी मर्जी है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि स्वतंत्र- जहाँ पर स्वतंत्रता भी स्वतंत्रता है, भी है। समस्याएं भी हैं, लेकिन समस्याओं के साथ साथ इस रोजगार में यदि बढ़ा जाए तो आर्थिकी भी सुदृढ़ हो सकती है। सबसे जय सिंह जी, ज्यादा। आप हमारे कार्यक्रम सबसे में ज्यादा। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, देखिए प्रश्न बहुत थे, मेरे भी मन जी, में बहुत जी, जिज्ञासाएं जी, थी। जी, जी, अंत में दर्शकों तभी कहा जाता है कि जीवो जीवस्य मित्रम स्यात् न कश्चित शत्रुम करोति। आप जय सिंह जी हमारे कार्यक्रम में आए और बड़े दूर दराज क्षेत्र से आपने आने के, हमारे स्टूडियो में आने का जी, इतना हमारे कष्ट को किया, इसके लिए समय- हम आपका हृदय से बहुत बहुत आभार करते हैं। तो दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।